हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल नेवर स्टॉप पे। ये है यूनिट 3 का लेक्चर नंबर 3। हम लोग आज इसमें देखने वाले हैं अबाउट टोकन्स, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। हम लोग इन डिटेल इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। विद एग्जांपल हम लोग समझेंगे कि कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले टोकन्स। व्हाट इज अ टोकन? A token is the smallest individual unit of a Java program that is meaningful to the compiler. Just like a sentence is made of words, a Java program is made of tokens. जिस तरह से हम लोग हमारी दुनिया में किसी भी सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं कि वर्ड्स के थ्रू बना हुआ है, वो बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स एंड लेटर्स के बना हुआ है। जैसे कि ये एक लेटर है, टोकन ये एक वर्ड है, इज एक वर्ड आ जाता है वापस से, इस तरह से बना हुआ है। वैसे ही इसी चीज को कंप्यूटर की दुनिया में क्या कहते हैं कि ये टोकन्स वाइज बना हुआ है। मतलब ये जो है ये एक टोकन है, टोकन एक टोकन है, इज एक टोकन है, द एक टोकन है, स्मॉलेस्ट एक टोकन है, इंडिविजुअल एक टोकन है। ये सब टोकन वाइज देखा जाता है इन दी फील्ड ऑफ कंप्यूटर। देखिए यहाँ पे रियल लाइफ एनालॉजी में आप देख सकते हैं। थिंक ऑफ अ जावा प्रोग्राम एज अ सेंटेंस। जस्ट एज अ सेंटेंस हैज वर्ड्स, पंक्चुएशन एंड स्पेसेस। जैसे कि सेंटेंस क्या चीज से बने होते हैं? वर्ड्स, पंक्चुएशन, स्पेसेस, ये सब से बने हुए होते हैं। वैसे ही अ जावा प्रोग्राम क्या चीजों से बना होता है? टोकन से। टोकन्स यानी कि टोकन्स में अब क्या क्या आते हैं? कीवर्ड्स आते हैं, आइडेंटिफायर्स आते हैं, ऑपरेटर्स आते हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो चलिए टाइप्स ऑफ टोकन्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहला है कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स क्या है? जो कि रिजर्व्ड रहते हैं बाय जावा और उन सब के कुछ ना कुछ स्पेशल मीनिंग्स होता है। मैंने आपको रिजर्व्ड कीवर्ड्स के बारे में बताया था, जैसे कि इंट, फ्लोट, क्लास, इफ, वाइल, ये सारे रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं। यही है एक पार्ट टोकन का। उसके बाद आता है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर अब ये जो है ना, ये वेरिएबल्स हैं। बेसिकली हम जो भी वेरिएबल्स लिखते हैं ना, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेम्स गिवन बाय द प्रोग्रामर। नेम्स गिवन बाय द प्रोग्रामर यानी कि वेरिएबल्स, वो सारे भी एक टोकन ही होते हैं। जैसे कि एज, नेम, ये सारे वेरिएबल्स के नाम हैं। इन्हें भी हम लोग एज अ टोकन्स ही जानते हैं और इन्हें क्या बोलते हैं? आइडेंटिफाइड टाइप पे आते हैं। फिर आता है लिटरल। लिटरल यानी कि जो कि फिक्स्ड वैल्यू हम लोग असाइन करते हैं। हम लोग लिखते होंगे एज इज इक्वल टू 40। यहाँ पे 40 क्या है? 40 वैल्यू है और एज क्या था? वेरिएबल था हमारा। एज आता है आइडेंटिफायर के अंदर में और ये जो 40 मैंने कहा वो आता है लिटरल के अंदर में। क्यों? क्योंकि वो वैल्यू असाइन किया, हम लोग हार्ड कोड किए बेसिकली वैल्यू को। वो जितने भी टाइप्स के वैल्यू हम लोग असाइन करते हैं ना, जैसे कि 42 हो गया, 3.14 हो गया, फिर ये कैरेक्टर वैल्यू हो गया, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू हो गया, ये सारे के सारे लिटरल्स के अंदर आते हैं। ये भी एक टोकन टाइप है। फोर्थ टोकन टाइप क्या है? ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स यानी कि साइंस, प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, फिर ये है मॉड्यूलस, और फिर ये इक्वल टू, असाइनमेंट ऑपरेटर है ये, और ये है कंपैरेटिव ऑपरेटर है। ठीक है। सो ये सारे जो ऑपरेटर्स हैं ये सारे भी टोकन्स हैं। फिर आते हैं सेपरेटर्स। सेपरेटर्स यानी कि पंक्चुएशन मार्क्स, कोड को स्ट्रक्चर करने के लिए। वो क्या क्या है? ब्रेसेस हैं। अब आपने कर्ली ब्रेसेस भी देखे होंगे। फिर उसके बाद कॉमन ब्रेसेस हैं, फिर स्क्वायर ब्रेसेस हैं, फिर सेमी कॉलन है और फिर कॉमा है। ये सब भी टोकन के टाइप्स हैं जो आता है सेपरेटर के अंदर में। ये 5 टोकन के टाइप आपको याद रखने हैं: कीवर्ड, आइडेंटिफाई, लिटरल, ऑपरेटर और सेपरेटर। फिर चलते हैं कीवर्ड्स पे। कीवर्ड क्या है? देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा था, कीवर्ड्स जो होते हैं वो रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं। कुछ कुछ नाम होते हैं जो कि जावा में पहले से ही सेव्ड है और उनके प्री डिफाइंड मीनिंग होते हैं जावा में। जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट, असर्ट, बुलियन, ब्रेक, बाइट, ये सारी चीजें हैं। क्या आपको इन्हें याद रखना है? नहीं, आपको सारी चीजें याद नहीं रखना है बिल्कुल भी। आप जैसे जैसे प्रोग्राम लिखते जाएंगे आपको वैसे वैसे चीजें याद होती जाएंगी। ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना आपसे कोई नहीं पूछता। और आपको कुछ कुछ चीजें तो ऐसे भी समझ में आ जाएंगी। जब आप कोड लिखेंगे आपको इतना समझ में आ जाएगा कि वॉइड तो एक कीवर्ड है। क्यों? क्योंकि इसका तो मतलब है पहले से जावा में। वाइल एक कीवर्ड है, हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते किसी और चीज के लिए। ये भी मीन्स
इसका कुछ प्रीडिफाइंड मीनिंग है जावा के अंदर में। इफ कीवर्ड है, लॉन्ग कीवर्ड है, इंट कीवर्ड है, बुलियन कीवर्ड है, ट्राई कीवर्ड है, ये सारी चीज़ें कीवर्ड्स है पहले से। फिर चलते हैं नेक्स्ट, रूल फॉर आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स यानी कि वेरिएबल्स। हम लोग जो भी नाम लेते हैं ना, चाहे हम लोग किसी भी वेरिएबल को नाम दें या फिर आइडेंटिफायर के अंदर में वो भी आता है। जब हम लोग कोई जावा फाइल बनाते हैं तो उसको भी एक नाम देना पड़ता है। सो वो नाम भी आइडेंटिफायर्स के अंदर ही आता है। अब उसको लिखने के तरीके क्या क्या होते हैं देखिए, उनको लिखने के कुछ कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि कैन स्टार्ट विथ, मतलब अगर हम लोग कोई भी नाम लिखेंगे तो वो किसकी कैसे कैसे स्टार्ट हो सकता है, क्या क्या चीज से स्टार्ट हो सकता है। हम लोग उसको लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे वो स्मॉल लेटर हो या फिर कैपिटल लेटर हो। लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं, अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं और डॉलर साइन से स्टार्ट कर सकते हैं। बस यही तीन चीज़ों से हम लोग उसे स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोग अगर नंबर से स्टार्ट करना चाहेंगे ना, मतलब कोई भी डिजिट से, लाइक 0 से लेकर के 9 तक में कोई भी डिजिट से वो स्टार्ट नहीं होगा, वो एरर बताएगा। अगर हम लोग कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करेंगे तो वो एरर बताएगा। ठीक है, स्टार्ट करने के लिए हमारे पास सबसे पहला जो लेटर है उस नाम का, वो या तो कैपिटल ए से जेड के अंदर में हो, या तो स्मॉल ए से जेड के अंदर में हो, या फिर अंडरस्कोर हो, और या फिर डॉलर हो। यही चीज़ है बस। उसके बाद उस पर हम लोग उस नाम पे क्या क्या रख सकते हैं, क्या क्या वो कंटेन कर सकता है। लेटर्स कर सकता है ऑब्वियसली, फिर डिजिट भी स्टोर कर सकता है वो। हम लोग नाम रख सकते हैं कुछ भी डिजिट। आप लोग देखे होंगे मैं लेक्चर 1 लेक्चर 2 नाम करके बनाता हूँ फाइल के नेम्स। ठीक है, सो डिजिट्स भी कंटेन कर सकते हैं। बस रूल ये है कि डिजिट पहला नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग बीच में लास्ट में यूज कर सकते हैं। अंडरस्कोर रख सकते हैं और डॉलर साइन को रख सकते हैं। क्या हम लोग हैश, मॉड्यूलस, एस्ट्रिस्क, ये सारे कैरेक्टर रख सकते हैं? नहीं, हम लोग ये सारे नहीं रख सकते। क्यों? ये सब स्पेशल कैरेक्टर्स में, और इन सब को हम लोग नहीं रख सकते हैं। नाम ये सब कंटेन नहीं कर सकता स्पेशल कैरेक्टर्स। ठीक है, सो ये सारी चीजें कंटेन कर सकते हैं। स्पेस, क्या वो जावा में हम लोग कोई स्पेस डाल सकते हैं नाम के बीच में? नहीं, हम लोग जावा में स्पेस भी नहीं डाल सकते नाम में। नाम कंसिक्वेटिव होना चाहिए। फिर चलिए थर्ड पॉइंट की ओर, कैन नॉट स्टार्ट विथ। देखिए जैसे कि मैंने कहा था, किसी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकता है। कैन नॉट यूज स्पेशल कैरेक्टर्स एंड स्पेसेस, स्पेस यूज नहीं कर सकते और स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज नहीं कर सकते हैं हम। फिर कैन नॉट बी अ जावा कीवर्ड। अच्छा, जावा कीवर्ड हम लोग किसी भी चीज का नाम रखने के लिए यूज नहीं कर सकते अलग से। क्या मैं इसको ऐसे नाम दे सकता हूँ किसी भी फाइल को, क्लास डॉट जावा? ये हाँ, ये जरूर दे सकता हूँ। पर बताइए, अब मेरे को बताइए, क्या मैं ये नाम दे सकता हूँ? ये नाम दे सकता हूँ क्या मैं, सेकंड वाला क्लास डॉट जावा? नहीं, ये मैं नाम नहीं दे सकता। क्यों? बिकॉज ये क्लास जो है ना, ये एक रिजर्व्ड कीवर्ड है। लेकिन ये क्लास रिजर्व्ड कीवर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पे पहला जो है वो कैपिटल लेटर है। समझ रहे हैं? उसी तरह से क्या मैं ये नाम दे सकता हूँ, इंट डॉट जावा? हाँ, ये भी दे सकता हूँ मैं, बिकॉज ये भी जो है ना कैपिटल आई यूज करता है, जो कि हमारे रिजर्व्ड कीवर्ड नहीं है। बट उसी जगह में मैं स्मॉल आई एन टी ये नहीं लिख सकता। इन डॉट जावा नाम नहीं रख सकता हूँ मैं, ये पॉसिबल नहीं है। पर क्या हमें इस तरह से नाम रखना चाहिए? नहीं, हमें इस तरह की नाम नहीं रखने चाहिए। क्यों? बिकॉज नाम उस तरह से रखना चाहिए ना जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, कि वो फाइल हमारा क्या कर रहा है। मीन्स वो जो जावा का कोड लिख रहे हैं हम लोग उस फाइल पे, वो क्या करना चाहता है एक्चुअली, क्या कर रहा है, वो क्या चीज़ का कोड है वो। अगर मैं पैलेंड्रोम नंबर का कोड लिख रहा हूँ उस फाइल के अंदर और मैं नाम रख देता हूँ कुछ भी ऐसे ही XYZ.java, तो ये क्या मेरे को समझ में आता है कुछ? XYZ.java, ये नाम एकदम वैलिड है, एकदम वैलिड नाम है। क्यों वैलिड है? ये कोई रिजर्व कीवर्ड नहीं है, साथ ही साथ लेटर के साथ यूज हो रहा है। चलिए हम लोग और देख लेते हैं और क्या क्या डाल सकते हैं। अंडरस्कोर डाल सकते हैं, री लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग कर सकते हैं, ये नाम वैलिड है। साथ ही साथ अगर हम लोग चाहें इसको ये नाम लिख सकते हैं, अंडरस्कोर कुछ भी नाम दीजिए, XYZ 3 2 डॉट जावा, ये भी एक वैलिड नाम है।
डॉलर भी यूज कर सकते हैं हम लोग, $x, y, z.java ये भी रख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या अगर मैं पैलिंड्रोम नंबर लिख रहा हूँ उसका कोड और मैं ऐसे नाम दूंगा तो किसी को समझ में आएगा कि वो क्या लिख रहा हूँ? तो मेरा नाम होना कैसे चाहिए? मेरा नाम होना चाहिए .java, ये मेरा नाम होना चाहिए एक्चुअली में, ताकि मेरे को नाम पढ़ के ही समझ में आ जाए कि वो कोड क्या चीज़ का उसके अंदर, उस फाइल के अंदर। और ये खाली फाइल की बात नहीं है, अगर मैं किसी कोड के अंदर अगर कोई वेरिएबल भी डिफाइन कर रहा हूँ ना, तो सेम वहाँ पे भी मेरे को वेरिएबल के नाम देने के समय मेरे को समझ में आना चाहिए कि वो वेरिएबल एक्चुअली क्या करता है। सम अगर है यानी कि ये सम स्टोर करेगा, किन्हीं कुछ वैल्यूज के ये सम स्टोर करेगा। अगर मैं यहाँ पे प्रोड लिखता हूँ इसका मतलब ये कुछ वैल्यूज का प्रोडक्ट का यूज मतलब स्टोर करेगा, प्रोडक्ट स्टोर करेगा, मल्टीप्लिकेशन। इस तरह से मेरे को नाम इस तरह के देना चाहिए कि वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो कि वो किस कारण से हम लोग यूज कर रहे हैं और वो कहाँ पे यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है, उसका पर्पस क्या है इस कोड पे। ये हो गया। फिर जो जो रूल्स मैंने यहाँ पे बताए वो सारे रूल्स इसके लिए भी वैलिड है, यहाँ पे भी वही सेम रूल्स होने चाहिए। फिर देखते हैं चलिए केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव देखिए, केस सेंसिटिव है, मैं आपको बोला था कि जावा जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है यहाँ पे। अच्छा एक बात बताइए, ये क्लास काम नहीं करेगा, क्लास डॉट जावा काम नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि ये रिजर्व कीवर्ड है। बट ये क्लास डॉट जावा काम करेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैपिटल सी है, तो कैपिटल CLASS कोई भी रिजर्व कीवर्ड नहीं है जावा में। अगर ये केस सेंसिटिव नहीं होता तो ये कैसे काम करता? तब तो दोनों ही क्लास काम नहीं करता ना। बट ये केस सेंसिटिव है, यानी कि केस मैटर करता है कि स्मॉल लिख रहे हैं कैपिटल लिख रहे हैं, वो मैटर करता है, इसीलिए ही ये काम करने वाला है। CLASS और स्मॉल CLASS ये नहीं करेगा काम, समझ रहे हैं ना? ये है केस सेंसिटिव। फिर चलिए देखते हैं नो लेंथ लिमिट। अच्छा, नाम लिखने का कोई भी लेंथ का लिमिट नहीं है उसका, मतलब कितना ही लंबा लिख सकते हैं आप या फिर कितना ही छोटा लिख सकते हैं, बट रूल फॉलो करना चाहिए। एक चीज देखिए यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, $.java एक फाइल बनाया है, इस पे सिर्फ और सिर्फ एक डॉलर है। कैन स्टार्ट विथ, हमने यहाँ पे देखा था, कैन स्टार्ट विथ या तो लेटर से या तो अंडरस्कोर से या तो डॉलर से, तो हमने डॉलर से स्टार्ट किया और सिर्फ एक ही लेटर मतलब कैरेक्टर का नाम डाला है, $.java। डॉट जावा तो एक्सटेंशन है, वो जरूरी है, जावा फाइल में डॉट जावा होना जरूरी है, वरना बताएगा कैसे कि वो डॉट जावा है या .txt है या डॉट पाइथन है या .c++ है। तो डॉट जावा एक्सटेंशन है, वो बेसिकली नाम नहीं है, वो एक्सटेंशन है। नाम यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ डॉलर, ये नाम है उसका। देखिए यहाँ पे ये रन करेगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आया हेलो डॉट वर्ल्ड, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। सो उसी तरह से एक्चुअली क्या है कि कितना ही छोटा या फिर कितना ही लंबा आप नाम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसका कोई लिमिट नहीं है। बट नाम हमेशा ऐसे रखने चाहिए जो कि मीनिंगफुल एंड रीडेबल। ये हो गया। फिर देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कुछ वैलिड और इनवैलिड वाले नेम्स, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं माई एज, ये वैलिड है। वन एज ये इनवैलिड है, क्यों? ये डिजिट से स्टार्ट हो रहा है। अंडरस्कोर नेम ये भी वैलिड है। माई नेम ये इनवैलिड है, क्यों? स्पेस है बीच में, नहीं हो सकता स्पेस। फिर डॉलर प्राइस ये वैलिड है। क्लास ये वैलिड नहीं है, क्यों? ये एक रिजर्व्ड कीवर्ड है। टोटल सम वैलिड है। माई @var यहाँ स्पेशल केस कैरेक्टर आ जा रहा है, जिस कारण से ये भी वैलिड नहीं है। वैसे तो जावा में आप कैसे भी नाम दे सकते हैं, मीन्स उस फॉर्मेट में वो अगर रूल्स फॉलो कर रहे हैं तो कैसे भी हम लोग वेरिएबल लिख सकते हैं, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। बट ना कुछ कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, मतलब जैसे कि एक होता है ऑल कैप्स, कुछ किसी भी चीज़ को लिखने के स्टैंडर्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिख रहे हैं ऑल कैप्स में सारे के सारे कैपिटल रहेंगे, जैसे कि SUM, वैसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इस चीज़ को, सम नंबर। फिर हम लोग इसको स्नेक केस पे लिख सकते हैं, स्नेक केस यानी कि सम अंडरस्कोर नंबर। इस तरह से अंडरस्कोर से हम लोग मीन सेपरेट करते हैं अलग अलग वर्ड्स में। फिर उसके बाद आता है एक हमारा कैमल केस। कैमल केस में क्या करते हैं, सम नंबर
अगर फिर एक और कुछ मेरे पास इसके बाद वर्ड होता तो उसको हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं। मान लीजिए कुछ भी एक वर्ड है, केस, ठीक है। फिर उसके बाद एक और होता है पास्कल केस। पास्कल केस में क्या होता है, हम यहाँ पे सबसे पहला SUMNUMBERCASE, इसको कुछ इस तरह से रखते हैं। देखिए पास्कल केस में पहला लेटर जो है वो भी कैपिटल रहता है, ठीक है। और यहाँ पे कैमल केस में पहला लेटर जो है स्मॉल रहता है, उसके बाद के वर्ड के लेटर सब पहले लेटर्स कैपिटल होते हैं। इतना ही डिफरेंस है। मैं आपको यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, इसको हम लोग ऑल कैप्स कहते हैं। फिर उसके बाद ये हो गया स्नेक केस, कैमल केस, केस, ठीक है। ये सारे हो गए, ये स्टैंडर्ड्स हैं लिखने के। ऐसे करके तो हम लोग जावा में फाइल का नाम रखने के लिए पास्कल केस का यूज करते हैं। कभी भी फाइल का नाम रखने के लिए पास्कल केस यूज करते हैं। ये स्टैंडर्ड्स हैं, आपका मन है, अगर आप चाहें तो रखिए, नहीं चाहें तो नहीं भी रख सकते हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है आपको, बट ऐसा यूज किया जाता है। और अंदर में कुछ भी वेरिएबल्स लिखने हैं, कभी भी कोई भी वेरिएबल का नाम डिफाइन करना, हमेशा कैमल केस में ही यूज किया जाता है। आप देखेंगे मैं यूजुअली पैस्कल केस से नहीं लिखता हूँ क्लासेस के नाम, मीन्स फाइल के नाम, बट मैं हमेशा कैमल केस जरूर यूज करता हूँ वेरिएबल लिखने के लिए। सो आप उस टाइम आप नोटिस कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि है कॉन्स्टेंट्स इन जावा। अब कॉन्स्टेंट क्या होते हैं? अ कॉन्स्टेंट इज अ वैल्यू दैट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। वंस असाइंड इट स्टेज फिक्स्ड फॉर एवर। ठीक है, पढ़ के तो समझ में आ गया होगा क्या बोलना चाहता है एक्चुअली में, बट ये जावा में कैसे रिलेट करता है इसको समझने से पहले आप लोग अब तक तो पढ़े ही होंगे पाई क्या होता है। पाई एक कांस्टेंट है, फिजिक्स में हम लोग यूज करते हैं, मैथ्स फिजिक्स में, ठीक है। पाई कांस्टेंट है, उसका वैल्यू क्या 3.14, और भी चलता रहता है बट हम लोग 3.14 लेते हैं। लाइट का वैल्यू है कुछ 3 × 10⁸ होगा। सो ये सारी चीजें जो है ना ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होंगी, ये कांस्टेंट है तो थ्रू आउट कांस्टेंट ही होगा। ऐसा नहीं है कि मैं अगर कहीं पे अपना मीन्स 3.14 यूज करता हूँ पाई के लिए और कहीं पे 2.12 यूज कर लूंगा, ऐसा नहीं होता। अगर 3.14 है, हमेशा कुछ भी काम कीजिए आप, पाई का वैल्यू 3.14 ही होगा। सो उसी तरह से कॉन्स्टेंट्स होते हैं जावा में। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरा एक कोड है, हम लोग जल्दी से एक फाइल बना लेते हैं आज के लिए, यूनिट 3 का लेक्चर नंबर 3.java। चलिए एक फाइल बन गया मेरे पास, एक क्लास बन के आ गया है यूनिट 3 L3। उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं पब्लिक स्टैटिक वर्ड में, चलिए एक क्लास बना लेते हैं। अच्छा, स्टैटिक क्लास, क्लास का नाम हम क्या देंगे, स्टैटिक क्लास, और एरिया दे देते हैं इंट पाई। इंट नहीं, डबल रख, फ्लोट रखेंगे, बिकॉज ये जो है डेसिमल वैल्यूज में आएगा, ठीक है। और इसका हम लोग वैल्यूज को फिक्स कर देते हैं 3.14, मैनुअली असाइन कर दिए। उसके बाद 3.14 एफ डालना होगा, फ्लोट के लिए ये मैंडेटरी होता है। ये हो गया। फिर उसके बाद इंट ये जी लेंथ, और फिर इंट ब्रेथ, और एक ले लेते हैं रेडियस। रेडियस किस पे लें, इंट ले, इंट रेडियस, हो गया। अब चलिए एक मेथड लिखते हैं हम लोग जो कि हमारा रेडियस कैलकुलेट करके उसको रिटर्न करेगा। पब्लिक फ्लोट कैलकुलेट CALC एरिया, और फिर यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, ये हमारा क्या करेगा, रिटर्न करेगा कैलकुलेट करके एरिया। रिटर्न पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का, कैलकुलेट सर्कल, या फिर हम लोग सर्कल लिख लेते हैं, सर्कल एरिया पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 बार हमें आर को मल्टीप्लाई करना होगा, R × R, ठीक। सॉरी आर नहीं, रेडियस है ना, रेडियस, रेडियस। सो ये हमें रिटर्न कर देगा। उसी तरह से एक और लिख लेते हैं, पब्लिक इंट रेक्टेंगल एरिया,
और ये हमें क्या रिटर्न करेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। हो गया। चलिए अब हम लोग ने मेथड्स तो लिख दिया, लेकिन आपको अगर याद होगा हमने इसका वैल्यू सेट नहीं किया, तो वैल्यू कैसे सेट करेंगे, वैल्यू हम लोग सेटर के थ्रू सेट करेंगे। गेटर का हम लोग को जरूरत नहीं है, बिकॉज यही एज अ गेटर काम करेंगे, ये हमें रिटर्न कर रहे हैं ना वैल्यूज कुछ ना कुछ, तो यही हमारे लिए गेटर्स हैं। तो गेटर का जरूरत तो नहीं है, बट सेटर का जरूरत पड़ेगा। हम लोग इनके वैल्यूज तो सेट करने होंगे ना, रेडियस हो गया, लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया। तो हम लोग दो सेटर लिखते हैं, एक रेडियस के लिए और एक लेंथ और ब्रेथ दोनों के लिए। पब्लिक void set radius int, सॉरी, फ्लोट r, फ्लोट है क्या, नहीं इंट है ना, इंट, इंट r। और यहाँ पे हमने क्या करेंगे, रेडियस इज इक्वल टू r, पब्लिक void set डायमेंशंस, और यहाँ पे इंट l, इंट ब्रेथ, और लेंथ इज इक्वल टू l, ब्रेथ इज इक्वल टू b। चलिए हमारे पास सेटर्स भी बन के रेडी हैं अब। हमारे पास सारे के सारे एट्रीब्यूट्स आ गए हैं क्लास के। उसके बाद हमारे पास दो सेटर्स आ गए हैं, एक में हम लोग रेडियस को सेट कर रहे हैं और एक में हम लोग लेंथ और ब्रेथ वाले डायमेंशन सेट कर रहे हैं। और फिर दो गेटर्स भी हैं हमारे पास, जो कि कैलकुलेट करेंगे सर्कल का रेडियस को और फिर सेंड भी कर देंगे कॉलिंग फंक्शन, कॉलिंग मेथड को। ठीक है, तो फिर चलिए अभी ये सारे तो हो गए, ये वाला क्लास, एरिया वाला क्लास कंप्लीट है। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कोड। नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पे क्या चाहिए, हमारे पास हमारा मेन फंक्शन तो रेडी है। हम लोग अब यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट, एरिया का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एरिया A1 इज इक्वल टू न्यू एरिया। फिर उसके बाद हमारे एरिया बन गया। अब हम लोग सबसे पहले तो चलिए इसको सर्कल के लिए कर लेते हैं, CIRCLE सर्कल लिख लेते हैं। और फिर सर्कल के लिए हमें क्या रेडियस चाहिए होगा। ठीक है, तो हम लोग रेडियस सेंड करेंगे। सबसे पहले हम लोग को रेडियस सेट करना होगा यहाँ पे सेटर पे, सर्कल डॉट रेडियस, रेडियस है क्या, सेट रेडियस है, सेट रेडियस। कितना रेडियस सेट करेंगे हम लोग, मान लेते हैं 4 ले लेते हैं। ठीक है, और फिर चलिए इसका भी हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं। सर्कल एरिया, सर्कल डॉट सर्कल एरिया, इसको हम लोग प्रिंट करेंगे ऐसा, और इसको हम लोग प्रिंट करेंगे। चलिए देखते हैं प्रिंट करके आता है कि नहीं। काम कर रहा है, 50.24 आ रहा है। उसी तरह से अगर हमें एक और ऑब्जेक्ट बनाना होगा, मान लीजिए एरिया का अगर हम लोग एक और ऑब्जेक्ट बनाए रेक्टेंगल से नाम से, इज इक्वल टू न्यू एरिया, और इसमें हम लोग रेक्टेंगल डॉट सेट डायमेंशंस, लेंथ और ब्रेथ दे देते हैं 3 और 4। उसके बाद फिर इसका कैलकुलेट करके देखते हैं, एस आउट रेक्टेंगल डॉट रेक्ट एरिया, ये था। चलिए देखते हैं अभी कितना आ रहा है। इसका आ रहा है, आ गया 12। सर्कल का है 50.24 और इसका है 12 एरिया। ओके, तो चलिए देखिए अब ये काम प्रॉपरली कर रहा है हमारा। अब हमें देखना है कि कांस्टेंट कैसे बना सकते हैं हम लोग किसी भी वैल्यू को। अब देखिए, मान लीजिए पाई जो है, मैं इसको चाहूं तो चेंज कर सकता हूं, पाई को मैं चाहूं तो चेंज कर सकता हूं, उसका वैल्यू में कुछ और अल्टर कर दूंगा। हो सकता है या तो मैं सेटर में उसका वैल्यू को चेंज कर दूं, कहीं भी किसी भी सेटर पे चेंज हो जाएगा, दोनों में ही हो सकते हैं। या फिर मैं यहाँ पे डायरेक्टली भी चेंज कर सकता हूँ, जस्ट बिकॉज ये प्राइवेट है। फिलहाल तो प्राइवेट होने से भी हो जाएंगे, बिकॉज ये नेस्टिंग है क्लास के अंदर। बट अगर मैं इसको, इस क्लास को सेपरेटली भी बनाता हूँ, मान लीजिए हाँ, देखिए अगर मैं इसको ऐसे भी रखता हूँ ना, तो इसको अगर मैं प्राइवेट बना दिया तो चलिए हम लोग इसको यहाँ से तो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अगर मैं इसको प्राइवेट बनाता हूँ सारे को, तो चलिए यहाँ पे तो इनकैप्सुलेशन आ गया है ना।
और हम लोग यहाँ पे इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, अभी किसी भी चीज़ को यूज़ नहीं कर पाएंगे। सर्कल के थ्रू भी अगर मैं चाहूँ, अगर कोई एट्रीब्यूट को मतलब एक्सेस करना, जैसे कि एट्रीब्यूट कौन सा, रेडियस एक्सेस करूँ, तो मैं नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, वो एक्सेस नहीं हो पाएगा, नॉट विजिबल बता रहा। बट मैं चाहूँ तो यहाँ पे तो चेंज कर सकता हूँ, ये पूरे क्लास में मैं कहीं पे भी चेंज कर सकता हूँ। तो चलिए मान लीजिए मैं पाई का जो वैल्यू है उसको चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे पाई का वैल्यू को कुछ भी और रख देता हूँ, लाइक 3.45 f, ये रख दिया। तब तो ये तो मेरा पाई का वैल्यू चेंज हो गया ना। अब अगर मैं इसको 3 हटा के मैं चलिए 1 रख देता हूँ ताकि थोड़ा सिग्निफिकेंट चेंजेस दिखे मुझे। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ, देखिए इसका वैल्यू भी पूरा अलग आ जाएगा। देखिए पहले 50 में आ रहा था, अभी 23.2 आ रहा है। मीन्स इस तरह से चेंज हो सकता है, लेकिन मेरा पाई का वैल्यू कभी चेंज नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत पे पाई का वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही कुछ कुछ वैल्यूज होते हैं। अगर मैं इस टाइप से कोई अगर एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि वो थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं पे भी उस वेरिएबल का वैल्यू चेंज हो, तो मैं उसको क्या करता हूँ कि फाइनल कीवर्ड के साथ डिफाइन कर देता हूँ। अगर मैं एक बार इसको फाइनल कीवर्ड से डिफाइन कर दिया, तो मैं इसको कहीं पे भी इसका वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता हूँ। एरर, एरर क्यों? द फाइनल फील्ड एरिया डॉट पाई कैन नॉट बी असाइंड, ये नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फाइनल लिखा हुआ है। सो ये होता है हमारा कांस्टेंट। ऐसे हम लोग बनाते हैं कांस्टेंट, मतलब वो थ्रू आउट द प्रोग्राम आप उसको कहीं पे भी उसके वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। जो एक बार उसका असाइन हो गया, वो वही वैल्यू लेके पूरा कोड में चलेगा। ये होता हमारा फाइनल कीवर्ड का। फिर चलते हैं। सो हमने देखा कांस्टेंट के बारे में। ऐसे ही किसी भी डेटा टाइप को हम लोग फाइनल कीवर्ड से कांस्टेंट बना सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, चाहे वो इंटीजर हो, फ्लोट या डबल हो, कैरेक्टर हो, स्ट्रिंग हो, बुलियन हो। किसी भी वेरिएबल को हम लोग अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कांस्टेंट बना सकते हैं। सो हमने देख लिया फाइनल के बारे में। अच्छा, एक और चीज अब यहाँ पे देखिए, डिक्लेरेशन कांस्टेंट इन जावा यूजिंग फाइनल। Use the final keyword to declare a constant. By convention, constant names are written in all caps. ये प्रैक्टिस है कि हम लोग कांस्टेंट जो डिक्लेयर करते हैं ना, उसको हम लोग हमेशा ऑल कैप्स में लिखते हैं, यानी कि सारे के सारे कैपिटल लेटर होने चाहिए। उससे देख के पता चलता है कि ये एक कांस्टेंट है। मान लीजिए मेरे पास एक 10,000 लाइन का कोड है और मैं वेरिएबल को मतलब डिफाइन किया हूँ कोई 10वें या 11वें लाइन पे, और मैं फिलहाल अभी करेंटली हूँ 6755 लाइन पे, और वहां पे मुझे एक वेरिएबल दिखा और मैं चाहता हूँ उसको चेंज करना, बट मेरे को तो चेंज ही नहीं हो रहा है। यार मैं परेशान हो गया कि चेंज क्यों नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत है। अगर मैं उसको नॉर्मली लिखता हूँ, ऐसे ही अगर मैं पाई जैसा डिफाइन करके रखूंगा तो मुझे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और मैं इसको एक्चुअली मतलब पाई करके यूज कर रहा हूँ मैं, पाई इंटू 3.4, 3 इंटू ना। ठीक है, मैं इसको यूज कर रहा हूँ और मैं अपना चाह रहा हूँ कि पाई का वैल्यू को ना इससे पहले, यहाँ पे आने से पहले मैं क्या करता हूँ, थोड़ा चेंज कर देता हूँ। मेरे को जरूरत है इसका, मैं इसको 10.2 कर देता हूँ, मैं चाहता हूँ। बट ये मैं देख रहा हूँ यार हो तो नहीं रहा है, यार क्या दिक्कत हो गया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मेरे को ये एज अ नॉर्मल वेरिएबल ही लग रहा है, मेरे को नहीं पता कि ये कॉन्स्टेंट है। जब हम लोग उसको डिफाइन कर रहे थे, उसको फाइनल कीवर्ड के साथ डिफाइन किए। इसीलिए रूल्स कहता है कि आप कोई भी कॉन्स्टेंट को ना ऑल कैप्स में लिखें। सो उससे क्या होता है कि इंसान जैसे ही देखेगा कि अरे ये तो पूरा पूरी कैपिटल लेटर में है, इसका मतलब ये कांस्टेंट होगा पक्का, ये पक्का कांस्टेंट होगा और इसको फाइनल कीवर्ड के साथ डिफाइन किया गया होगा, इसीलिए चेंज नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, डिक्लेरेशन हो गया। हाँ, अब आते हैं वेरिएबल्स पे। व्हाट आर वेरिएबल्स? वेरिएबल्स के बारे में हमने इतना देखा, स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं लगभग इस कोर्स की स्टार्टिंग से। फिर भी चलिए एक बार देखते हैं अच्छे से, अभी इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। A variable is a named memory location that stores a value which can change during program execution. Think of it as a labeled box that holds data. वेरिएबल जो है ना, वो एक मेमोरी लोकेशन का नाम होता है। अब ये होता क्या एक्चुअली में वेरिएबल? अब मेरा रैम पे तो मेमोरी लोकेशंस होते हैं, वो हेक्साडेसिमल वैल्यू होंगे, अजीब ही दिखेंगे वो। मेरा रैम पे तो वैसे ही स्टोर्ड है।
अब कोई एक मेमोरी लोकेशन को, अब मैं मान लीजिए मुझे कुछ स्टोर करना है, जैसे कि मैं रेडियस ही, यहाँ पे मैं क्या किया, रेडियस पे 4 स्टोर किया था, ठीक है, वो यहाँ पे आके स्टोर हो गया, रेडियस इज इक्वल टू 4। सो अब हो क्या रहा है कि मान लीजिए ये 4 स्टोर करना है मेरे को मेमोरी पे। सो अब कहाँ स्टोर होगा, अगर अभी मेरे को वो कुछ मान लेते हैं, मेरा रैम मेरे को कोई एक नंबर रिटर्न करता है हेक्साडेसिमल, कितना मीन्स टिपिकल हो जाता है ऐसे करके, अगर मेरे पास 10-12 वेरिएबल्स होते हैं, है ना, जो कि बहुत ही कॉमन है, वेरिएबल्स बहुत सारे होते हैं, बहुत होते हैं बड़े बड़े प्रोग्राम्स में। सो कितना मीन्स अनकन्वीनियंट होगा मेरे लिए याद रखना कि अरे ये वेरिएबल क्या चीज़ के लिए यूज़ किया था। सो हम लोग क्या करते हैं कि उस मेमोरी लोकेशन को ना एक नाम दे देते हैं। अब मेरे पास जहां पे भी 4 स्टोर हो रहा है ना, मैं उसको नाम दे दिया हूँ वो रेडियस, मतलब मेरे को पता होगा कि ये जो है ना ये रेडियस है। सो ये क्या है, ये एक नाम है उस मेमोरी लोकेशन का, वेरिएबल। फिर वेरिएबल्स जो है वो चेंज हो सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे अभी मैं रेडियस तो कुछ डाला नहीं हूँ, बट बाय डिफॉल्ट मैंने ना 0 डाल दिया सब पे, अगर कुछ नहीं है तो 0 रहे एटलीस्ट। ऐसा ना हो कि कहीं पे किसी कारण से बाद में अगर मेरा कुछ इश्यू हो जाए तो वो एरर दिखा दे और कोड ही रुक जाए, ये नहीं चाहता मैं। तो मैं क्या किया कि डिफाइन करने के टाइम पे मैं 0 डाल दिया, अगर कुछ नहीं भी आता तो 0 आएगा, तो कोड एग्जीक्यूट तो हो जाएगा, भले वो मेरे को 0 आए आउटपुट, वो देख के भी मुझे समझ में आ जाएगा कि अरे ये मेरा कोड तो मैल फंक्शन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं पे इशू होगा, चलो देखता हूँ, ठीक है। फिर क्या हुआ कि ये देखिए यहाँ पे हम लोग 0 डाल दिए बाय डिफॉल्ट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सेट कर रहे हैं वेरिएबल को, यहाँ पे हम लोग क्या लिए थे आर में 4, फिर हम लोग ये रेडियस का वैल्यू क्या किए 4 डाल दिए। वैसे ही लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू भी हम लोग यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। तो वेरिएबल्स जो है ना वो बाद में हम लोग चेंज कर सकते हैं, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, जो चाहे वो वैल्यू रख सकते हैं इनका। यहाँ पे देख सकते हैं सिंटैक्स फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, सबसे पहले डेटा टाइप, फिर वेरिएबल का नाम, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं कि डेटा टाइप, फिर वेरिएबल का नाम और एक डिफॉल्ट वैल्यू डाल दिया हम लोग कि ये वैल्यू है उसका, जैसे कि इंट ए जो गया, ये एक वेरिएबल डिक्लेरेशन है। फिर ये हम लोग इस वेरिएबल को असाइन किए हैं, यहाँ पे इस लाइन पे हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर किए और यहाँ पे वैल्यू असाइन की उस वेरिएबल पे। ये हो सकता है कि हम लोग पहले डिक्लेयर कर लिए फिर बाद में असाइन कर लिए, या फिर ये भी हो सकता है कि डिक्लेयर भी किए और असाइन भी कर दिए वैल्यू। फिर वेरिएबल वर्सेस कांस्टेंट देखते हैं यहाँ पे। वेरिएबल जो है वो चेंज हो सकते हैं, कांस्टेंट चेंज हो सकते हैं क्या, नहीं वो चेंज नहीं हो सकते। कीवर्ड, इस पे कोई स्पेशल कीवर्ड की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक स्पेशल कीवर्ड की जरूरत है फाइनल, ये जरूरी है कांस्टेंट के लिए। नेमिंग कन्वेंशन क्या है, हम लोग वेरिएबल को कैमल केस में लिखते हैं, वही जगह कॉन्स्टेंट्स को जो है ऑल कैप्स में लिखते हैं। मेमोरी, वैल्यू कैन बी ओवर रिटन, और कांस्टेंट का मेमोरी जो होता है वो लॉक्ड होता है, मतलब एक बार वैल्यू आ गया तो वो आ गई, वो चेंज नहीं हो सकता। फिर एग्जाम्पल में जैसे कि इंट स्कोर इज इक्वल टू 50 और स्कोर इज इक्वल टू 80, यानी कि यहाँ पे ये डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट हुआ है और इसमें सिर्फ असाइन किया गया है, और एक्चुअली में इसको चेंज कर दिए हैं। पहले हम लोग 50 था, उसके बाद स्कोर का वैल्यू को 80 कर दिया चेंज करके। यहाँ पे क्या इंट मैक्स इज इक्वल टू 100, ये एक बार सेट हो गया है फाइनल के साथ, ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल। 3 तरह के टाइप्स होते हैं वेरिएबल के, लोकल, इंस्टेंस और क्लास वेरिएबल। आइए देखते हैं। लोकल वेरिएबल यानी कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई सा भी एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, मेरे को कुछ काम था, इस हालांकि इस मेथड पे कोई काम नहीं है अभी, बट चलिए मेरे को मान लीजिए कि मेरे को कुछ काम है एक वेरिएबल का सम नाम से, और मैं उसको यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। सो ये वाला जो वेरिएबल है ना सम, वो इस वाले ब्लॉक ऑफ कोड के लिए लोकल वेरिएबल होगी। इसका पेरेंट वाला अगर चाहेगा ना, यहाँ पे अगर मैं सम को एक्सेस करना चाहूंगा तो सम एक्सेस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये इसके चाइल्ड क्लास पे है, तो पेरेंट क्लास एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन अगर पेरेंट क्लास पे है तो चाइल्ड क्लास जरूर उसको एक्सेस कर सकते हैं। आप अपने घर के बारे में समझ लीजिए, आपके पापा घर बनाए हैं तो उस पर आप भी रहते हैं, ठीक है, नहीं, गलत बात है, तब तो आप लोग अपने पापा को ही घर से निकाल देंगे अगर आप लोग बना लिए तो, गलत बात, गलत, ये गलत एग्जाम्पल है, इसको मत देखिएगा। तो जो भी हो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो ये वाला जो है ना सम जो है वो इस मेथड के लिए एक लोकल वेरिएबल, ये इंट आर जो है ये भी एक लोकल वेरिएबल है इस मेथड के लिए, ये आर ये भी
लोकल वेरिएबल है। सिमिलरली ये एल बी ये जो है इस वाले मेथड के लिए एक लोकल वेरिएबल है। अब इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है? इंस्टेंस वेरिएबल यानी कि exist as long as the object lives inside class outside methods। इंस्टेंस वेरिएबल ये सारे जो हैं वो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं। ये क्लास के अंदर है लेकिन मेथड्स के बाहर है, ठीक है। और ये तब तक ही रहेंगे ना ये इंस्टेंस वेरिएबल जब तक मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं। मैं अभी सर्कल बनाया तो सर्कल के लिए वो सारे वेरिएबल्स असाइन हुए हैं, रेक्टेंगल के लिए ये सारे वेरिएबल्स असाइन हुए हैं। लेकिन जैसे ही मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में से मतलब हटा देता हूँ, मैं इन लोगों को डिलीट कर देता हूँ ऑब्जेक्ट्स, वो सारे वेरिएबल्स डिलीट हो जाएंगे। ये हो गया इंस्टेंस वेरिएबल्स। अब आते हैं नंबर थर्ड जो कि है क्लास वेरिएबल। क्लास वेरिएबल मैंने आपको ना स्टार्टिंग में एक चीज बताया था, ये जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब हम लोग का एट्रीब्यूट्स के लिए कोई मेमोरी असाइन होता है। एज सच कोई क्लास को मेमोरी असाइन नहीं होता, ठीक है। अलग अलग जब हम लोग प्रोग्राम रन करते हैं तब एज सच कोई क्लास को मेमोरी असाइन नहीं होती, बट एक्चुअली में एक जगह क्लास का मेटा डेटा सेव होता है, ठीक है, कि वो क्लास कैसा दिखता है। ज़्यादा मत घुसिए इसमें, बस मैं जो बोल रहा हूँ थोड़ा सा स्टोरी जैसा सुन लीजिए, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसका मेटा डेटा यानी कि उसका कैसा दिखता है, इन शॉर्ट वो एक जगह कहीं ना कहीं सेव रहता है मेमोरी पे। सो ये सबको लेकिन ना कोई मेमोरी असाइन नहीं होता, उसको बस पता है कि उस तरह का दिखता है क्लास टू, कुछ ऐसा है। ये सारे मेमोरी के मतलब इन सब चीज़ को ना मेमोरी लोकेशन तभी असाइन होता है जब मैं कोई एक नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। लेकिन अगर मैं प्राइवेट स्टैटिक, अच्छा इसको रहने दीजिए, मान लीजिए एक नया एग्जांपल लेता हूँ, चलिए आपको नया एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये एक स्टूडेंट का क्लास है, नॉर्मली कुछ नहीं है, बस नेम और एज हम लोग स्टोर कर रहे हैं उसको, ठीक है। और नॉर्मली इसको यहाँ से मेथड से मेन मेथड से हम लोग एक्सेस कर रहे हैं और प्रिंट करा रहे हैं। तो ये दोनों तो इंस्टेंस वेरिएबल हो गए इस क्लास के लिए, स्टूडेंट वाले क्लास के लिए नेम और एज जो है वो इंस्टेंस वेरिएबल हमने यहाँ तक देखा था पहले वाले एग्जाम्पल। अब मेरे को क्या बता रहा था आपको, स्टैटिक के बारे मतलब क्लास वेरिएबल के बारे में मैं आपको बता रहा था। अब मैं आपको क्या बता रहा था, क्लास वेरिएबल के बारे में बता रहा था। सो क्लास वेरिएबल क्या है? अभी अगर मैं किसी वेरिएबल को ना मान लीजिए हाँ जैसे कि नेम है एज है और ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं ना एक ही स्कूल के हैं, एक ही स्कूल के हैं। सो यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे सारे के लिए तो स्कूल तो सेम ही रहेगा, ठीक है। एस टी ए हाँ क्या स्कूल, स्कूल का नाम रख देते हैं हम लोग स्ट्रिंग स्कूल नेम, ये रख देते हैं हम लोग स्कूल का नाम और नाम डाल देते कुछ भी एक एक्स वाई जेड स्कूल, एक नाम दे दिए स्कूल एक्स वाई जेड स्कूल रख दिया हमने। सो अब मैं क्या करूंगा कि मैं जब भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा क्रिएट करूंगा उन सबके लिए मेरे को स्कूल सेट करना होगा, क्योंकि सबके लिए तो एक न्यू सेट ऑफ वेरिएबल्स बनेंगे ना। सो मैं सबके लिए स्कूल का नाम सेट करूंगा, लेकिन मेरा स्कूल का नाम तो सबके लिए एक ही है, मैं बार बार क्यों इतना मेहनत करने जाऊँ। अभी अगर मैं 100 बच्चा का नाम डाल रहा हूँ तो क्या मैं 100 बार स्कूल का नाम भी सेट करने जाऊंगा सबके लिए अलग अलग से? समझ रहे हैं? ये होता है इंस्टेंस वेरिएबल में। लेकिन मान लीजिए मैं ये नहीं करना चाहता और मैं क्या चाहता हूँ कि मैं ये जो वेरिएबल है ना इसको मैं क्लास का वेरिएबल बना दूँ और सारे के सारे ऑब्जेक्ट के लिए ये एक वेरिएबल ही यूज हो, तब मैं क्या करूंगा, इस पे स्टैटिक लगा दूंगा। अब जैसे ही मैं इसको स्टैटिक लगाता हूँ ना, देखिएगा अब क्या होगा। ये देखिए, अब चलिए देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। देखिए एक्स वाई जेड स्कूल, उसके बाद राहुल 14, एक्स वाई जी स्कूल प्रिया 15। लेकिन क्या मैंने स्कूल का नाम सेट किया किसी के लिए? देखिए मैंने स्कूल का नाम सेट नहीं किया किसी के लिए भी। अच्छा मैं इसको यहाँ पे ऐसे सेट किया हूँ बोल के तो वो दे रहा है, अगर मैं उसको नॉर्मली भी फेच करता तो भी हो जाता। बट इसका एक्चुअल यूज क्या होता है, स्टूडेंट डॉट स्कूल नेम इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे रखता हूँ एक्स वाई जेड स्कूल। अब मैं खाली एक बार सेट किया हूँ स्टूडेंट से, जो कि ये क्लास है, ठीक है, स्टूडेंट क्लास से। क्या आप स्टूडेंट से किसी का नेम सेट कर सकते हैं? आइए देखते हैं। स्टूडेंट डॉट नेम इज इक्वल टू
रोहित? नहीं कर सकते आप। ऑब्वियस सा बात है ना, क्योंकि ये स्टूडेंट जो है ये पूरा पूरी क्लास है, ठीक है। उसके अंदर ये नेम क्या है, नेम, ऐसे मीन्स बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनके अलग अलग नेम होंगे। सो मैं एक ऐसा नाम कैसे सेट कर सकता हूँ किसी का, वो बता रहा है। ये नेम जो है ये ऑब्जेक्ट के लिए है, लेकिन ये स्कूल नेम जो है ना, स्टैटिक कीवर्ड डालने के बाद ये इस क्लास के लिए हो गया है। यानी कि इस क्लास का जो जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उन सारे ऑब्जेक्ट्स में स्कूल का नाम जो है ना वो एक ही नाम रहेगा। समझे आप? मुझे बार बार नाम सेट करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं इस तरह से भी यूज कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ स्कूल का नाम को। S1 डॉट स्कूल नेम, S2 डॉट स्कूल नेम, जहाँ पे S1 और S2 जो है वो ऑब्जेक्ट्स हैं। बट ये रिकमेंडेड मेथड नहीं है, बिकॉज वो स्टैटिक वेरिएबल है। सो उसको रिकमेंड किया जाता है कि एज अ स्टैटिक उसको आप एक्सेस करें। और स्टैटिक वे क्या है, स्टूडेंट का यूज करके, स्टूडेंट का यूज करके। सो स्टूडेंट डॉट स्कूल नेम अगर हम लोग लिखते हैं, यानी कि हम लोग ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे क्लास में, ये इस क्लास में, पूरे इस क्लास में जो स्कूल नेम है मुझे वो रिटर्न कर दो। और ये स्कूल नेम सब स्टूडेंट्स के लिए सिमिलर है, किसी के लिए भी अलग नहीं है। अभी एक क्लास में कोई एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसका नाम है XYZ, दूसरा स्टूडेंट का नाम है XYZ, तीसरा स्टूडेंट का हो सकता है क्या ABCD नाम हो स्कूल का, एक ही क्लास का स्टूडेंट का? नहीं हो सकता ना, सबका एक ही होगा। सो वही बात है, स्टैटिक हम लोग उसी चीज के लिए यूज करते हैं। और ये है क्लास वेरिएबल, यानी कि ये जो वेरिएबल है ये इस क्लास का वेरिएबल है, ये ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन ये सारे जो है ये इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, ये इंस्टेंस नाम पे ही समझिए ना। ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास का इंस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, ये सारे वेरिएबल्स इंस्टेंट वेरिएबल्स। समझे आप? बस इतना ही था डिफरेंस। होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो ऑब्वियसली आप मुझे कमेंट बॉक्स पे क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको बताऊं। कल हमने डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ लिया था, तो ये PDF भी कंप्लीट हो चुका है हमारा। यहाँ पे कुछ कुछ मेमोरी ट्रिक्स हैं और कुछ कुछ क्वेश्चंस भी हैं। क्वेश्चंस आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और नहीं होने से मुझसे भी पूछ सकते हैं। आपको ये PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड नेवर स्टॉप को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस के बारे में तुरंत पता चल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।